हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें हम देखेंगे परिवहन के साधन, जो कि 3 होते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन में सड़क, रेल और पाइपलाइन परिवहन आते हैं। जल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन, समुद्री जल परिवहन आते हैं। और जो वायु परिवहन होता है, वायु परिवहन में घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा आता है। घरेलू विमान सेवा में भी सार्वजनिक विमान सेवा और निजी विमान सेवा आता है। फिर हम अब इसके कुछ देखेंगे। सक्षमता के आधार पर जो है सड़कों को 6 प्रकार में बांटा गया है। सड़कों को 6 प्रकार के आधार पर बांटा गया है। तो इसमें पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। महाराजमार्ग जो 4 महानगरों को जोड़ता है। 4 महानगरों को जोड़ता है, इसमें आते हैं। और दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसमें देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। और जिला मार्ग जो है जिला के प्रशासनिक क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। अन्य सड़कें भी हैं, जो वे सड़कें हैं जो ग्रामीण शहरों को शहरों से जोड़ती है, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती है। और सीमांत सड़कें उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ती है। रेल की अपेक्षा सड़क परिवहन के लाभ। अब हम देखेंगे कि रेल की अपेक्षा जो है सड़क परिवहन के क्या लाभ हैं। तो सबसे पहला है निर्माण लागत अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। निर्माण लागत जो है रेल परिवहन का बहुत कम, रेल परिवहन से सड़क परिवहन का बहुत कम होता है। और अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विषम भूभागों पर बनाई जाती है। जो रेल की पटरियाँ जो है वो उस पर नहीं बनाई जा सकती है, पहाड़ी क्षेत्रों पे नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन जो सड़कें हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों पर भी बनाई जा सकती है कठिनता से। लेकिन और अपेक्षाकृत कम व्यक्ति तथा कम दूरी व कम वस्तुओं के लिए कम खर्चीली है। अपेक्षाकृत जो कम लोग होते हैं, कम लोगों के लिए कम दूरी तक तय करना और कम वस्तुओं का आयात निर्यात करना ज़्यादा खर्चीला हो जाता है रेल परिवहन में। लेकिन सड़क परिवहन में ये कम खर्चीली होती है। और सड़क परिवहन घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है और तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत बहुत कम है। उसके बाद अन्य परिवहन के संसाधनों से जोड़ता है, जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा तथा समुद्री पतन। ये अन्य परिवहन के साधनों से भी जोड़ता है, जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा तथा समुद्री पतन। और फिर हमारा अगला है रेलवे। अब हम इसमें रेलवे के कुछ लाभ देखेंगे और इसकी कुछ समस्याएं भी देखेंगे। तो रेलवे का लाभ है वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन किया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक करता है रेल परिवहन। इसकी कुछ समस्याएं भी है। इस रेलवे परिवहन में ज़्यादातर लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, जिससे रेलवे को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। चोरी तथा रेल संपत्ति का नुकसान, चोरी की जाती है, रेल की संपत्तियों का नुकसान किया जाता है। बिना वजह चेन खींचकर रेल को रोका जाता है, इससे भी रेलवे की संपत्ति को बहुत नुकसान होता है। फिर हमारा अगला है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन के हम कुछ प्रयोग देखेंगे और 3 महत्वपूर्ण जाल देखेंगे। तो सबसे पहले शहरों में उद्योगों तथा घरों में पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन परिवहन का प्रयोग किया जाता है।
अब कच्चा माल तेल तथा पेट्रोल उत्पाद के लिए किया जाता है। प्राकृतिक गैस को शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों तथा ताप विद्युत ग्रिड तक पहुंचाना भी पाइपलाइन परिवहन का प्रयोग है और ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में ही परिवर्तित करके पहुंचाया जाता है पाइपलाइन परिवहन के द्वारा। अब इसके कुछ 3 महत्वपूर्ण जाल हैं। सबसे पहला है असम से कानपुर तक का जाल, जो कि गुजरात सलाया से जालंधर तक का है। एक और गुजरात के हजीरा से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक। ये 3 महत्वपूर्ण सड़क जाल हैं। फिर हम इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। रोचक तथ्य: काली या नीले रंग की पट्टी वाले मील के पत्थर जिला सड़क हैं। हरे रंग की पट्टी वाला मील का पत्थर स्टेट हाईवे है। पीले रंग की पट्टी का प्रयोग नेशनल हाईवे पर होता है। और अब हम देखेंगे जल परिवहन। जल परिवहन के कुछ लाभ देखेंगे और भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग देखेंगे। लाभ में सबसे सस्ता जल परिवहन जो है सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। स्थूल तथा भारी सामानों को ले जाने में सहायक होता है जल परिवहन, और ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल होता है जल परिवहन। अब देखते हैं भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग। हल्दिया तथा इलाहाबाद प्रयागराज के मध्य है। ये पहला भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग है। सदिया व धुबरी के मध्य दूसरा भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग है। केरल में पश्चिमी तटीय नहर तीसरा जलमार्ग है। काकीनाडा और पुडुचेरी नहर चौथा जलमार्ग है। काकीनाडा और पुडुचेरी नहर ये तो हो गया। मातई नदी महानदी की डेल्टा के चैनल और ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार ये अन्य राष्ट्रीय जलमार्ग है। फिर है हमारा मुख्य समुद्री पतन व राज्य। तो इनमें पतन का नाम दिया गया है, राज्य दिया गया और उनका महत्व दिया गया है कि क्या महत्व है। सबसे पहले हमारा कांडला गुजरात। कांडला पतन जो कि गुजरात में है और स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला पतन है। मुंबई पतन है जो महाराष्ट्र राज्य में है और ये सबसे बड़ा पतन है। फिर है हमारा मारमागांव पतन जो कि गोवा राज्य में है और 50% लौह अयस्क का निर्यात मारमागांव पतन से किया जाता है। न्यू मैंगलोर पतन जो कि राज्य कर्नाटक में है और कुद्रेमुख की खान से लौह निर्यात किया जाता है। कोची पतन केरल राज्य में है। लेगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पतन है। तूतीकोरिन पतन जो कि तमिलनाडु राज्य में है और प्राकृतिक पतन है ये भी। फिर है हमारा चेन्नई पतन जो कि तमिलनाडु राज्य में है और इस सबसे पुराना कृत्रिम पतन है। फिर है हमारा विशाखापट्टनम पतन जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है और सबसे गहरा पतन है। पारादीप पतन ओडिशा राज्य में है और लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है इसके द्वारा। हल्दिया के पश्चिम बंगाल राज्य में और कोलकाता पतन पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पतन का विकास किया गया है। अब है हमारा वायु परिवहन। इसके कुछ लाभ दिए गए हैं। तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को पार करने के लिए वायु परिवहन का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक आपदा के समय राहत पहुंचाने के लिए भी वायु परिवहन का प्रयोग किया जाता है। तीव्रतम जल्दी का साधन है, आरामदायक है और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। दुर्गम स्थानों, पर्वतों पे, मरुस्थलों में, घने जंगलों में समुद्री पानी को पार करने में भी सक्षम है और प्राकृतिक आपदा के समय भी राहत पहुंचाता है। अब इसके कुछ सीमाएं हैं। सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। वायु परिवहन बहुत यानी कि महंगा साधन है। मौसमी परिस्थितियों से जल्दी प्रभावित हो जाता है। मुख्य हवाई अड्डे कौन से राज्य में है और कौन से शहर में है ये हमें दिया गया है। राजा सांसी हवाई अड्डा जो कि अमृतसर पंजाब में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा जो कि मुंबई में है। मीनामक्कम हवाई अड्डा जो कि चेन्नई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो कि कोलकाता में है और राजीव गांधी जो कि हैदराबाद में है। अब हमें दिया गया है कुछ याद रखने योग्य बातें।
देश की जीवन रेखाएं परिवहन तथा संचार के आधुनिक साधन जो लोगों को एक दूसरे के पास लाते हैं तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता करते हैं। परिवहन के साधन देश की जीवन रेखाएं कहलाते हैं। परिवहन और संचार के आधुनिक साधन जो लोगों को एक दूसरे के पास लाते हैं तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता करते हैं, वे कहलाते हैं देश की जीवन रेखाएं। जैसे कि परिवहन है और संचार के जो आधुनिक साधन जो होते हैं वही लोगों को एक दूसरे के पास लाते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता कर देते हैं। फिर है हमारा परिवहन के साधन। परिवहन के साधन जो मनुष्य तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे रेल, वायु एवं जल परिवहन। परिवहन के साथ जो मनुष्य तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, जैसे रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। अब हम देखेंगे संचार के साधन। वे साधन जो सूचना, समाचार एवं संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल आदि। तो संचार के माध्यम वो संसाधन जो सूचना, समाचार और संवाद, सूचनाओं को मतलब न्यूज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, वो संचार के साधन कहलाते हैं, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि। फिर है हमारा अगला स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज 6 लेन वाली सुपर हाईवे NHAI द्वारा संचालित सड़कें हैं जो नई दिल्ली मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बीच चलाई गई है। इन शहरों को जोड़ती है। और उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज ये 6 लेन वाली सुपर हाईवे NHAI द्वारा संचालित की गई है और ये सड़कें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। फिर है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग। ये 4 से 6 लेन की सड़कें हैं जो देश के दूर स्थित भागों को जोड़ती है। इनका रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 4 से 6 लेन की सड़कें हैं जो देश के दूर स्थित भागों को जोड़ती है। इनका रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD द्वारा किया जाता है। फिर हमारा अगला है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमांत सड़कों का निर्माण व रखरखाव करता है और ये दुर्गम स्थानों को जोड़ती है। सीमांत सड़कें जो है इनका रखरखाव सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है और इनका निर्माण भी सीमा सड़क संगठन करता है और ये दुर्गम स्थानों को जोड़ती है। फिर हमारा है व्यापार। व्यापार विभिन्न व्यक्तियों, राज्यों तथा विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान जो होता है उसको ही व्यापार कहते हैं। विभिन्न व्यक्तियों, राज्यों और विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को ही व्यापार कहते हैं। फिर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान है। देश का 95% व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो व्यापार होता है जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है और देश का लगभग 95% व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा ही होता है। फिर है हमारा व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन किसी देश के आयात मूल्य तथा निर्यात मूल्य का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है।
रेल परिवहन यातायात का मुख्य साधन है। भारतीय रेल परिवहन को 16 प्रखंडों में बांटा गया है। रेल परिवहन जो है यातायात के साधन है और भारतीय रेल परिवहन को 16 प्रखंडों में बांटा गया है। गेज या पथ, रेल की दो पटरियों के बीच की दूरी को गेज या पथ कहा जाता है। जैसे कि ये रेल की दो पटरियां हैं, इनके बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है उसी को गेज या पथ कहा जाता है। फिर है हमारा पतन या बंदरगाह। पतन या बंदरगाह, समुद्र तट पर वह स्थान जहां पर वस्तुओं को लादने तथा उतारने का काम किया जाता है। जैसे कि ये कोई सीमा है और यहाँ समुद्र पतन है, तो यहाँ पे जो जहाज़ों पर जो वस्तुओं को लादते हैं और उतारने का काम होता है, तो उस जगह को बंदरगाह, उस स्थान को बंदरगाह या पतन कहा जाता है। फिर है हमारा ज्वारीय पतन, एक ऐसा ही बंदरगाह जो ज्वार के समय कार्यरत होता है। जैसे गुजरात में कांडला, एक ऐसा ही बंदरगाह जो ज्वार के समय कार्यरत होता है, मतलब कि जिसका प्रयोग गर्मियों के टाइम में ज़्यादा किया जाता है, उसे ज्वारीय पतन कहते हैं। जैसे गुजरात में उदाहरण दिया गया है, गुजरात में कांडला पतन है इसका ज्वारीय पतन का उदाहरण। फिर है हमारा पर्यटन के नए रूप। पर्यटन के जो रूप है उसके वो कई नए रूप हैं, वही हमें पढ़ना है। सबसे पहला है विरासत पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, पारी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, व्यापारिक पर्यटन आदि। प्रत्येक वर्ष भारत में 26 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। पर्यटक के नए रूप, विरासत पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, पारी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, व्यापारिक पर्यटन आदि। प्रत्येक वर्ष जो भारत में 26 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। फिर अब हम देखेंगे कुछ एक अंक वाले प्रश्न, मतलब क्वेश्चन आंसर के पे आ चुके हैं। तो सबसे पहला है, पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? पूर्व पश्चिम गलियारा पूर्व में जो है असम सिलचर से, पश्चिम में गुजरात पोरबंदर को जोड़ता है। फिर हमारा है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई थी? भारत की जो रेलगाड़ी है वो पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई थी? तो आ जाइए देखते हैं कहाँ चलाई गई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी हाँ ये रहा। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी, जहाँ की दूरी 64 किलोमीटर की दूरी थी। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? तो वो है चेन्नई कृत्रिम पतन। सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं? सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की जो लंबाई होती है उसको सड़क घनत्व कहा जाता है। जैसे कि इतनी दूर की सड़क है तो ये 100 किलोमीटर का एरिया है, इसमें जितनी भी ये सब सड़कें हैं तो उन सड़कों के का जो घनत्व होता है, उनकी सड़कों की लंबाई जो है वही सड़क घनत्व कहलाती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन स्थानों के बीच नौगम्य है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो किन क्षेत्रों के बीच नौगाम्य है? तो ये है इलाहाबाद और हल्दिया के बीच, जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पाइपलाइन परिवहन से क्या अभिप्राय है?
परिवहन का नया साधन है पाइपलाइन परिवहन, और पानी को घरों और खेतों में पहुंचाने के साथ साथ तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा प्राकृतिक गैस को गैस शोधनशालाओं तक तथा ताप विद्युत घरों तक पहुंचाया जाता है। क्या बोलते हैं, परिवहन का नया साधन है पाइपलाइन परिवहन, और पानी को घरों और खेतों में पहुंचाने के साथ साथ कच्चा तेल जो होता है, पेट्रोल उत्पाद और प्राकृतिक गैसों को भी शोधनशालाओं तक ताप विद्युत घरों तक पहुंचाया जाता है। फिर हमारा है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत के तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। तटरेखा होती है समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी नहीं, समुद्र से जितने जो भी हमारी देश की बाउंड्री सटी हुई है उसको कहते हैं तटरेखा। कौन सा समुद्री पतन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है। मारमागाव समुद्री पतन। फिर हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विकसित पतन कौन सा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहला विकसित पतन कांडला पतन है। भारत के 2 अंतरस्थलीय जलमार्गों के नाम बताइए। भारत के 2 अंतरस्थलीय जलमार्गों के नाम बताइए। तो सबसे पहला है गंगा नदी जो कि इलाहाबाद और हल्दिया के बीच है, और दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी जो कि सादिया व धुबरी के बीच है। फिर है हमारा भारत की तटरेखा की लंबाई ये तो हो गया है। अब भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 1953 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। बड़े सड़कों में डाक संचार में तीव्रता लाने के लिए कौन कौन से मुख्य उपाय किए गए हैं। बड़े शहरों में जो डाक संचार उसमें तीव्रता लाने के लिए कौन कौन से मुख्य उपाय किए गए हैं। तो 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल, दस्तावेज चैनल, ये 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। भारत के किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से हवाई यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया जाता है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH7 है सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। NH1 से कौन से 2 शहर जुड़े हुए हैं। NH1 से दिल्ली व अमृतसर शहर जुड़े हुए हैं। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं। भारत में कुल 16 रेलवे जोन हैं। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक तथा सबसे कम सड़क घनत्व है। सबसे अधिक सड़क घनत्व है केरल राज्य में, और सबसे कम सड़क घनत्व है जम्मू कश्मीर राज्य में। उत्तर भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है। उत्तर भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है मुगल सराय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 घटक कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 घटक हैं आयात व निर्यात। हिंदी के अतिरिक्त किन 2 भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। उर्दू और अंग्रेजी में। भारतीय व विदेशी फिल्मों का सत्यापन करने वाला प्राधिकरण कौन सा है। भारतीय और जो विदेशी फिल्में होती है उनका सत्यापन कौन करता है। तो वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है। सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है हजारी विजयपुर जगदीशपुर वाली पाइपलाइन। प्रथम श्रेणी की डाक के 2 उदाहरण दीजिए। प्रथम श्रेणी की डाक के 2 उदाहरण है कार्ड व लिफाफे। अब हम करेंगे लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि 3 और 5 अंक वाले प्रश्न। जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। जनसंचार के साधनों से जो होने वाले 3 लाभ हैं उनकी चर्चा करनी है हमें। तो आ जाइए देखते हैं। सबसे पहला, स्वस्थ मनोरंजन करता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जागरूक करता है। ज्ञानवर्धक है। खेल संबंधी कार्यक्रमों को भी प्रसारित किया जाता है।
दूरदर्शन राष्ट्रीय समाचार और संदेश का माध्यम है। स्वस्थ मनोरंजन करता है। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जागरूक करता है हमें। ज्ञानवर्धक है, हमारी ज्ञान को बढ़ाता है। खेल संबंधी कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। दूरदर्शन राष्ट्रीय समाचार और संदेश का माध्यम है। तो इसी के वह हमारा अगला क्वेश्चन है, पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए। पाइपलाइन द्वारा शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के साथ गैस खनिज तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। समय की बचत होती है। बीज की चोरी और बर्बादी को रोका जा सकता है। पाइपलाइन बिछाने की लागत अधिक है परंतु इसको चलाने की लागत कम है। पाइपलाइन द्वारा परिवहन शीघ्र, सुरक्षित और आसान हो जाता है। रेलों पर बढ़ते दबाव को कम किया जाता है। तो इसमें जो पाइपलाइन द्वारा जो है शहरों और उद्योगों में पानी भी पहुँचाता है और उनके साथ साथ खनिज तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है। इससे समय की बचत होती है। बीज की चोरी और बर्बादी को जो है उसको भी रोका जाता है। और पाइपलाइन बिछाने की लागत अधिक है लेकिन इसको चलाने की लागत बहुत कम होती है। पाइपलाइन द्वारा परिवहन शीघ्र, सुरक्षित और आसान हो जाता है। पाइपलाइन जो है इसके द्वारा परिवहन जो है शीघ्र होता है, जल्दी होता है, सुरक्षित है और आसान भी है। रेलों पर बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकता है पाइपलाइन परिवहन के द्वारा। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 3 विशेषताएं लिखिए। यह 6 लेन वाला महामार्ग है। यह भारत की मेगा सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ता है। यह मेगा सिटीज के बीच की दूरी व समय को कम करता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। यह हमारे देश की एक प्रमुख सड़क विकास परियोजना है। यह 6 लेन वाला महामार्ग है, सबसे पहली बात ये। फिर यह भारत की मेगा सिटीज जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता उनको जोड़ता है। यह मेगा सिटीज के बीच की जो दूरी है और जो उनका समय है वो उनको कम कर देता है। और यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह हमारे देश की प्रमुख सड़क विकास परियोजना है। 3 रेलवे क्षेत्रों व उनके मुख्यालयों के नाम लिखिए। उत्तरी रेलवे क्षेत्र नई दिल्ली, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र मुंबई, दक्षिणी रेलवे क्षेत्र चेन्नई। सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ किया गया था। निर्माण तथा व्यवस्था सुविधाजनक है, हमें घरों तक पहुंचाती है। पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों तथा उबड़ खाबड़ स्थानों पर भी आसानी से बनाई जा सकती है। अन्य परिवहन साधनों में सड़क परिवहन का एक कड़ी के रूप में काम करता है। वायु परिवहन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वायु परिवहन जो है इसके महत्व को हमें स्पष्ट करना है। तो सबसे पहला तो यह है, एक आरामदायक साधन है, सभी साधनों के मुकाबले सबसे तेज है, दुर्गम स्थानों के लिए उपयुक्त है, कम समय में दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है, बॉर्डर पर सेना के रखरखाव व भोजन सामग्री जल्दी से पहुंचाने हेतु महत्वपूर्ण है। आरामदायक साधन है, सभी साधनों के मुकाबले सबसे तेज है, जल्दी है मतलब फास्ट, दुर्गम स्थानों के लिए उपयुक्त है। और हम बात कर रहे हैं वायु परिवहन की, ये भी बता दूं, कम समय में दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है, बॉर्डर पर सेना के रखरखाव और उनको भोजन सामग्री जल्दी पहुंचाने हेतु महत्वपूर्ण है। सड़क परिवहन किन किन समस्याओं से जूझ रहा है? सड़क परिवहन जो है वो किन किन समस्याओं से जूझ रहा है? लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं जो वर्षा ऋतु में काम के योग्य नहीं रहती हैं। सड़कें जो है 2 प्रकार की होती है, कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें। कच्ची सड़कें मिट्टी से बनी होती है, ऐसी मिट्टी रहता है उस पर, और जो पक्की सड़कें उसमें सीमेंट विमेंट गिट्टी विट्टी उससे बनती है। तो जो यही बताया गया है यहाँ पे कि लगभग जो आधी सड़कें हैं वो कच्ची है और जो वर्षा ऋतु में बारिश पड़ जाता है तो थाल हो जाता है, बिल्कुल गीला हो जाता है, तो वो काम के योग्य नहीं रहती है। और यात्रियों की संख्या के अनुपात में सड़कें अपर्याप्त है। यातायात और यात्रियों की संख्या इतनी है कि उनके मुकाबले
सड़कें अपर्याप्त है, सड़कों की संख्या बहुत कम है। बढ़ते हुए वाहनों के कारण सड़कें तंग व भीड़ भरी है, इससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। जो बढ़ते हुए वाहनों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि सड़कें तंग है, बहुत भीड़ होता है और इससे सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, इतने राजमार्ग बनाए हैं हमारे देश में, वो भी पर्याप्त नहीं है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलों के जाल के असमान वितरण के कारण लिखिए। रेलों का जाल है, उनका असमान वितरण क्यों है, ये हमें बताना है। मैदानी भागों में निर्माण व लागत कम और आसान है, सबसे पहली बात। पर्वतीय भागों में निर्माण कठिन व लागत अधिक है। मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, जिसके कारण रेलों का जाल बिछा है। मरुस्थलीय व पठारी भागों में औद्योगिक व कृषि कार्य विकसित न होने के कारण रेलों का घनत्व कम है। प्रशासकीय कारणों व सरकारी नीतियों के कारण भी रेलवे का विकास प्रभावित होता है। मैदानी भाग जो होते हैं उनमें निर्माण व लागत कम और आसान होती है, वहीं पर्वतीय भागों में निर्माण कठिन होती है, लागत भी अधिक होती है। मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, जिसके कारण रेलों का जाल बिछा है। मरुस्थलीय व पठारी भागों में औद्योगिक व कृषि कार्य विकसित नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए रेलों का घनत्व कम है। प्रशासकीय कारण जो है और सरकारी नीतियों के कारण भी है, जिनकी वजह से रेलवे का विकास प्रभावित होता है। पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। पर्यटन उद्योग जो है, इसमें पिछले कुछ वर्षों में भारत में पर्यटन उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि हो गई है। 150 लाख से अधिक लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है। भारत की सड़कों का उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। भारत की जो सड़कें हैं उनकी क्षमता के आधार पर हमें उनका वर्गीकरण करना है। सबसे पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। यह 6 लेन वाला महामार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। राज्य महामार्ग राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। जिला मार्ग जिले के प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। सीमांत सड़कें सीमा सड़क संगठन इनका निर्माण करती है। और इसके बाद हम ये मैप देख लेते हैं। यहाँ पे हमें मैप दिया गया है। इसमें हम भारत के मानचित्र पर मुख्य समुद्री पतन और हवाई पतन दर्शाना है हमें। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन और मुख्य समुद्री पतन, यहाँ बंगाल की खाड़ी दिखाई गई है। इसमें समुद्री पतन में ऐसा ट्रायंगल निशान है और हवाई पतन में ऐसा एरोप्लेन बना हुआ है। तो आ जाइए देखते हैं। सबसे पहला है अमृतसर में राजा सांसी हवाई पतन है। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। कांडला गुजरात में समुद्री पतन है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी हवाई पतन और जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन है। मार्मागांव कर्नाटका में समुद्री पतन है। न्यू मैंगलोर कर्नाटका में समुद्री पतन है। कोच्चि केरला में समुद्री पतन है। तिरुवनंतपुरम केरला में हवाई पतन है। और तूतीकोरिन तमिलनाडु में समुद्री पतन है। चेन्नई तमिलनाडु में समुद्री पतन और हवाई पतन दोनों है। हैदराबाद हवाई पतन है। विशाखापट्टनम समुद्री पतन है। पारादीप समुद्री पतन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस समुद्री पतन है। समुद्री पतन नहीं, हवाई अड्डा है। और हल्दिया समुद्री पतन और कोलकाता समुद्री पतन है। तो इसी के साथ हमने ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन और मुख्य समुद्री पतन कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व स्थानीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और
और स्थानीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच होता है। स्थानीय व्यापार गांव, कस्बों या शहरों के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता है। स्थानीय व्यापार छोटे पैमाने पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है। स्थानीय व्यापार में देश की पूंजी उसी देश में रह जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरे लोकहित में आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। स्थानीय व्यापार क्षेत्र विशेष के लोगों की आवश्यकताओं की ही पूर्ति करता है। परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधनों को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्यों कहा गया है? परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधनों को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्यों कहा गया है? आ जाइए देखते हैं क्यों कहा गया है। परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधन एक दूसरे के पूरक है। देश विदेश के दूर स्थित इलाकों को एक दूसरे से मिलाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जीवन आरामदायक या व सुविधापूर्ण हो जाता है। सारा देश आपातकाल में एकजुट हो जाता है। परिवहन और संचार के विभिन्न साधन एक दूसरे की पूरक हैं, पूर्ति करते हैं। देश विदेश के दूर स्थित इलाकों को एक दूसरे से मिला देते हैं, जोड़ देते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिल जाता है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो जाती है हमें। जीवन आरामदायक और सुविधापूर्ण हो जाता है और सारा देश आपातकाल में एकजुट हो जाता है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में अधिकतर परिवहन के किस साधन का इस्तेमाल किया जाता है? भारत के पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन राज्यों में परिवहन के उस साधन के इस्तेमाल करने के कारण बताने हैं हमें। तो सबसे पहला, उन पूर्वोत्तर के राज्यों में अंतरस्थलीय परिवहन, जल परिवहन का प्रयोग होता है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जल परिवहन के साधनों के इस्तेमाल करने के कारण ये है कि कारण देखते हैं अब। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। पूर्वोत्तर के राज्यों में सड़क एवं रेल परिवहन विकसित नहीं है। नदियां नौगम्य जल मार्ग के लिए बंदरगाह का निर्माण करती है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। और वही सब, यह भारी और स्थूलकाय चीज़ों को धोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण के अनुकूल है। पूर्वोत्तर के राज्यों में सड़कें विकसित नहीं है, इसलिए जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। नदियां नौगम्य जलमार्ग के लिए बंदरगाह का भी निर्माण कर देती है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है। 5 तर्कों के साथ इस कथन को सत्यापित करना है। इस कथन को हमें सत्य सिद्ध करना है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आ सकता है। तो आज ये देखते हैं। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है। इसका सत्यापन निम्नलिखित तर्कों के द्वारा किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसी देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति से जो है किसी देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाता है और विकसित देश अपनी उच्च कोटि की वस्तुओं को विदेशों में बेचकर विदेशी मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं। विकसित देश अपनी आवश्यकता में अधिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं और विदेशों में निर्यात कर देते हैं। और विकासशील देश कई मामलों में विकसित देशों पर निर्भर रहते हैं। अल्प विकसित देश राष्ट्र दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं तथा अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा विकसित देशों को देने पर मजबूर होते हैं। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है। आवश्यक विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है इसकी प्रगति से किसी देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाता है। और देश 3 प्रकार के होते हैं: विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देश। तो विकसित देश होते हैं अपनी उच्च कोटि की वस्तुओं को विदेशों में बेचकर विदेशी मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं और अमीर हो जाते हैं। और विकसित देश अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं और विदेशों में निर्यात भी करते हैं उनका। और विकासशील देश कई मामलों में विकसित देशों पर निर्भर करता है, जैसे कि भारत। अल्प विकसित राष्ट्र दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं तथा अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा विकसित देशों को देने पर मजबूर होते हैं और इससे रोजगार की संभावना बढ़ती है और आवश्यक विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ जाता है। तो इसी में एक बीच में आपने ध्यान दिया होगा कि 5वें क्वेश्चन का जो एक पार्ट करके दिया गया है, इसमें हमें भारत के मानचित्र पर स्वर्णिम चतुर्भुज उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा दर्शाना है। तो उत्तर दक्षिण में, तो उत्तर में है हमारा श्रीनगर और दक्षिण में है कन्याकुमारी और पूरब में है सिलचर असम में और पश्चिम में है
गुजरात में पोरबंदर, यही सब दर्शाना है। तो इसी के साथ हमने कर लिया है चैप्टर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कंप्लीट। इसी के साथ हमारी जियोग्राफी क्लास 10 की भी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको इस वीडियो में थोड़ी सी वॉइस की दिक्कत हो सकती है, पर कोई बात नहीं, वो मेरी गलती की वजह से ऐसा हो गया है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इसके बाद आपसे ऐसी कोई गलतियों की गुंजाइश नहीं मिलेगी। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियो के लिए। हम फुल चैप्टर सीरीज लाते हैं, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। Thank you.